आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी रविशंकर बहुत ही सम्मानीय गुरु हैं, आचार्य हैं। उन्होंने ओशो के बारे में कुछ बोला और बहुत सारे लोग किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे ओशो हैं उन पे बोलते हैं। मैं भी बोलती हूँ और मैं उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानती हूँ। और उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद अभी मैं आग हूँ, सामने लाइव हूँ तुम्हारे, जब मैं नहीं रहूँगा तो राख रहेगी। तो उस राख से ही मेरा काम चल रहा है अभी। तो मैं भी ओशो पे बोलती हूँ और सब ओशो पे बोलते हैं। अपने अपने अर्थ, अपने अपना हित साधने के लिए सब बोलते हैं। जैसे ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई थी तो उनका एक हित था कि उनको व्यूज़ लाने थे। दूसरा, उन्होंने एक ओशो एआई, अपने एआई जो उनका ऐप है उसमें डाला था, तो उनको एक तरीके से सब्सक्राइबर्स चाहिए थे उस ऐप के, और दूसरा उनको व्यूवर्स चाहिए थे। रविशंकर सर ने बोला उनके बारे में और उन्होंने तुलना की महर्षि के बारे में और ओशो के बारे में, जो कि गलत या सही है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगी। अभी मैंने ओशो को पूरी तरीके से नहीं जाना है। जिस दिन मैं ओशो ने जितने ग्रंथों पे चर्चा की है, हिंदी में, इंग्लिश में, उन सब को पढ़ लूँगी, जो कि 7 से 10 हज़ार घंटे का टोटल ऑडियो डिस्कोर्सेस हैं। और अभी मैंने 100-200 घंटे ही अच्छे से प्रॉपरली पूरे ध्यान पूर्वक सुना है। तो मेरी कोई हैसियत, कोई मेरी सक्षमता है नहीं कि इतने महान विद्वान के बारे में, जिन्होंने दुनिया भर के लाओ तोसो से लेके ज़ैन से लेके जीसस से लेके मोहम्मद से लेके सूफ़ी से लेके इंडिया के भारतीय ज्ञान परंपरा के उपनिषदों, वेदों, गीता, हर एक चीज़ पे, पतंजलि, मीरा, सब पे बोला हो। और मैंने क्योंकि नहीं पढ़ा है अभी, मैंने केवल उनका अष्टावक्र पढ़ा है, और मतलब कि अष्टावक्र गीता का डिस्कोर्सेस पढ़े हैं, पतंजलि योग सूत्र के कुछ पढ़े हैं, विज्ञान भैरव में पढ़ रही हूँ, और भी कुछ पढ़े हैं, लेकिन ऐसे क्रम से इतने ही पढ़े हैं। तो इतना पढ़ने से मेरे जो सांसारिक दुख थे वो बहुत कम हुए हैं। तो जो रविशंकर सर, या मतलब कि आचार्य रविशंकर, या बहुत दूसरे लोग हैं, ओशो के बारे में जो कहते हैं, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। जैसे सब कहते हैं कि वो तो बस ये कहते थे कि तुम्हें जागना है तो इधर आओ, और मतलब कि सबकी आलोचना करते थे। आलोचना नहीं, फैक्ट्स बताना समटाइम्स आलोचना नहीं कहलाता है। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसके प्लस पॉइंट्स भी बताने होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने होते हैं। जब भी हमें जीवन में निर्णय लेना होता है तो हमारे पास मतलब छांटते छांटते मुख्यतः 2 रास्ते बचते हैं, जिसमें से हमें एक चुनना होता है, एक छोड़ना होता है। हम जो चुनेंगे उसमें कुछ बहुत अच्छा होगा, और जो छोड़ेंगे उसमें भी कुछ अच्छा होगा। जो हम डिसाइड करेंगे उसमें चाहते ना चाहते हुए कुछ ना कुछ कमियां होंगी, और जो हम रास्ता छोड़ेंगे उसमें चाहते ना चाहते हुए कुछ अच्छाइयाँ होंगी। लेकिन जो हम अपना रास्ता चुनेंगे ना, तो उसमें हम उस टाइम पे हित देखेंगे, मतलब ज़्यादा उसमें हम सहज होंगे, ज़्यादा हमें ऐसा लगेगा कि ये हितकारी है हमारे लिए पथ, और हम उस तरफ चले जाएंगे। तो वैसे ही ओशो जो किसी के बारे में, जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में बोलते हैं, महर्षि के बारे में बोलते हैं, जैसे कि रविशंकर सर ने कहा कि उन पे जब वो जेल में थे तो जो कर्ज था वो किसने चुकाया, वो किसने भरा, तो वो महर्षि ने भरा, और ओशो बहुत ग्रेटफुल थे। तो हमें हम जैसे हम वही देखेंगे। तो ओशो ने किसी की चर्चा करते हुए, किसी की चर्चा करते हुए सराहना भी की है और आलोचना भी की है, नो डाउट। और जब कोई इस लेवल पे होता है तो सराहना आलोचना दोनों करना मतलब अपने अपने ये स्वभाव की बात है। ये ओशो के अंदर उनका जो एक होता है कि आप जागरूक हो गए हैं, लेकिन आपने 20 साल से अगर प्रैक्टिस करी है गुस्सा या प्रेम या सहजता, आप जागरूक हो जाएं या ना हो जाएं, वो क्योंकि आपका संस्कार था वो बना रहता है कुछ टाइम के लिए, सडनली वो नहीं जाता है। तो
ओशो की आलोचनात्मक जो शैली है, ये हो सकता है कि उनको टाइम के साथ आई हो, और कुछ लोग छोड़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ पाते हैं, कुछ लोग जानबूझ के छोड़ते हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ते हैं, कुछ लोग बस मज़ा लेने के लिए। जैसे जब जब आप इंटरव्यूज़ देखेंगे अमेरिकन रिपोर्टर्स के साथ में ओशो का, वो आप देखेंगे कि वो ओशो नहीं है जो वो ग्रंथों पे चर्चा करते हुए ओशो है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो उनके मज़े ले रहे हैं बस सिर्फ, कि कुछ भी बोलना है और विवाद में आना है, विवाद में आते हैं तो लोग उनके बारे में सुनते हैं। तो कभी जानबूझ के भी ऐसा किया जाता है कि और कभी कभी अनजाने में भी ऐसा होता है। और अभी तक जैसे दुनिया में अभी आचार प्रशांत का भी है। किसी ने कहा कि ना, मतलब मैं जब काम वासना उठती है हम उस पर चले जाते हैं, एक यंग गाय पूछ रहा था, बट जब वापस काम वासना मतलब कि नहीं रहती तो फिर गिल्ट फील होता है। तो वो कहते हैं कि रोमांस में टाइम ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा उतना स्टेमिना ही नहीं है, या ऐसी बहुत सारी बातें आचार प्रशांत करते हैं। आक्रामक, इनका डिफेंस मैकेनिज़्म थोड़ा थोड़ा ओशो की तरह ही है। मतलब ओशो तो फिर भी बहुत बार जब प्रेम पे बोलते हैं तो पूरी तरह प्रेम हो जाते हैं, जब भक्ति पे बोलते हैं तो पूरी तरह भक्त हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं। जब पतंजलि पे बोलते हैं तो पतंजलि बन जाते हैं, जब अष्टावक्र के बारे में बोलते हैं तो अष्टावक्र बन जाते हैं। लेकिन आचार प्रशांत में ऐसी झलक बहुत कम देखने को मिलती है, समटाइम्स मिलती है, लेकिन बहुत क्षणिक समय के लिए मिलती है। तो इन लोगों का जो ऑडियंस है, जब जैसे कि रविशंकर सर कह रहे थे, वो मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि वो कहते हैं कि तुम गलत हो, तुम में कमी है, तुम ऐसा करते हो, तो जो ऑडियंस है एज आ लिसनर फॉलोअर वो तुरंत कनेक्ट कर देती है, हाँ हाँ ऐसा ऐसा है। और जो महर्षि हैं, जिनको अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है तो उनके बारे में कुछ भी कहना मतलब कि पूरी तरीके से पूरी तरीके से गलत होगा। तो मैं उनके बारे में पढ़ूंगी, सीखूंगी, उनको सुनूंगी, और शायद सुना हो बट मैंने जो एग्जैक्टली, क्योंकि महर्षि बस उन्होंने कहा है तो एग्जैक्टली मतलब नाम ना सुना हो, शायद उनके कोट्स वगैरह पढ़े हों, तो देखूंगी मैं उसके बारे में। लेकिन महर्षि से मेरा स्वभाव मिलता जुलता है। मैं किसी भी कारण से किसी की आलोचना मतलब कर भी दूँ तो मुझे सेल्फ वो होता है एक, जैसे जो उसने बोला कि एक गाय ने बोला कि काम वासना करते हुए तो कुछ नहीं, उसके बाद में, तो वैसे किसी की अगर मैं आलोचना कर दूं गलती से तो कुछ टाइम बाद मुझे ये होता है कि एक तरीके का गिल्ट आता है, और कि मतलब वो उस इंसान में वो कमी है कि मैं देख रही हूँ ना, तो मेरे अंदर वो है, इस वजह से मुझे दिख रहा है। तो यहाँ मैं रविशंकर सर की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि वो सही है। लेकिन मैं रविशंकर सर की बहुत सारी बातों से, कभी कभी आप किसी पूरे 100 लोग आपको देख रहे होते हो, एक कमेंट पढ़ के मैंने बात कही तो रविशंकर सर ने कॉन्टेक्स्ट छोड़ दिया है कई दफ़ा ओशो के बारे में, एंड वो बात कह दी जो विवादित है। तो हमें कॉन्टेक्स्ट, अगर हम मतलब कि अगर हम किसी व्यक्ति के स्थान, काल और इन चीज़ों को पूरी तरह अलविदा कह दें और फिर बात करें तो वो सत्य होता है, क्योंकि सत्य समय, व्यक्ति, इन सब के अनुसार बदलता नहीं है, वो सत्य ही रहता है, अखंड है, सतत है, वो नहीं हटता है। लेकिन एक व्यक्ति तो स्थान, काल, इन सब से बंधा हुआ होता है ना। तो समटाइम्स पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ बोली जाती है, या किसी पर्टिकुलर घटना पे बोला हो जाता है, तो कॉन्टेक्स्ट छोड़ के कोई किसी के बारे में भी चर्चा करना पूरी तरीके से अनैतिक, अतार्किक और अधार्मिक है। तो कॉन्टेक्स्ट रविशंकर सर को देना था कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, तब मुझे लगता है कि हम नैतिक, धार्मिकता रख पाते ओशो के साथ में। और रही बात ओशो में या मुझ में या आप रविशंकर सर में, हर एक व्यक्ति में, मैंने कहा ना, जब दो रास्ते होते हैं, एक चूज करते हैं हम, तो उसमें भी कुछ बुराइयां होती हैं और जो छोड़ते हैं उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो ओशो में अगर परसेंटेज देखा जाए तो 90, 95, 99% अच्छा ही है, बट 1%
उनमें भी कमी है, मेरे अंदर 50% कमियाँ है, किसी और के पास 70% कमियाँ होंगी, किसी और में 90% कमियाँ होंगी। तो ओशो में भी कमियाँ हैं। जैसे कि हाँ, मैं ओशो को गुरु मानती हूँ, लेकिन एक अच्छी शिष्या हूँ, एक अच्छी शिष्य हूँ, सोचने समझने का विवेक है मेरे अंदर। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि फ्री सेक्स कभी भी व्यवस्था बना सकता है, या जो आचार्य प्रशांत की सोच है वो मतलब कि व्यवस्था बना सकती है। ये अराजकता या ओशो जिस तरीके से कह रहे हैं वो चीज़ें करी जा सकती है। तो ये सब एक्सट्रीम लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, और एक्सट्रीम हमेशा अराजकता फैलाता है लॉन्ग टर्म में। जैसे बुद्धा का जो वो चीज़ें हैं वो डिक्लाइन क्यों हुई, एक तो कारण हम जो जो बताते हैं वो बताया जा सकता है, लेकिन एक बार सोचिए ना कि वैदिक काल या उससे पहले भी ये दो लड़का लड़की के भी शादी विवाह हो रहे थे, बच्चे पैदा हो रहे थे, उससे न्यू जनरेशन चल रही थी, आज भी चल रही हो, आज से 500 साल बाद भी चलेगी, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि ये बहुत सहज है, ये बहुत बैलेंस है, मध्य है। बुद्ध बहुत ज़्यादा बौद्धिक, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके बोलते हैं। ओशो और आचार्य प्रशांत की भी अगर बातें करें तो ये लॉन्ग टर्म में अराजकता ही फैलाएंगी। फ्री सेक्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक सहज आदमी के लिए, क्योंकि हाँ, 2-4 इक्के दुक्के लोग कर लें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और समथिंग लाइक दिस, बट उसको अनैतिक करके और हटाया जाए, इससे व्यवस्था ही बनी रहती है। और जब सामाजिक व्यवस्था की, क्योंकि लंबे समय के लिए जब एक बौद्धिक, जैसे हम पशु नहीं हैं तो बौद्धिक स्तर भी हमारा वो भी, और तो यहाँ पे ऐसा होता है, एक लाइन है तो ओशो, आचार्य प्रशांत, ये सब लोग क्या कहते हैं, आचार्य प्रशांत ग्रंथ की बात करते हैं तब ऐसी कभी नहीं कहते हैं। अगेन मैं ये कहूँगी, और मैंने 100-200 घंटे ही सुना है अभी ओशो को, तो ये बात भी मैं चेंज कर सकती हूँ इन फ्यूचर, क्योंकि टाइम पे डिपेंड करता है ना कि मेरा विवेक, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि कितनी, मेरा विवेक कितना सही है मेरी चर्चा के साथ। तो ये मैं चेंज कर सकती हूँ लाइन इन फ्यूचर, तो आप समझिएगा। ओशो को इधर हटा भी दें तो अगर आचार्य प्रशांत हैं तो एक्सट्रीम पे जाके, जैसे उन्होंने बोला कि मैं सेक्स करके आता हूँ, या मतलब कि काम वासना जब चली जाती है तो गिल्ट होता है, यहाँ पे सबसे बेस्ट आइडिया उस इंसान को क्या कहना था कि तुम सोने के बाद तुम्हें गिल्ट फील होता है, समटाइम्स होता है कि ज़्यादा क्यों सो लिया, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है अगर हम टाइम से सोएं तो, अगर हम टाइम पे जागें तो। लेकिन गलती से अगर हम गलत टाइम पे, अगर हमने खाना खाया है तो हमें गिल्ट होता है, या हमें बुरा लगता है कि यार ये क्या कर दिया, आत्म अपराध महसूस होता है, नहीं होता है। या हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं इसमें, तो वैसे ही सेक्स काम वासना है, वो इतनी सहज है कि पूरी दुनिया का सृजन, केवल इंसान नहीं, हर एक जीव सिर्फ उसी में लगा है, क्योंकि सृजन ही संरचना का और इस पूरी के पूरे ब्रह्मांड का बीज है। तो वो दबाने की कोशिश की जाएगी या सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, और या ओशो की तरह एक्सट्रीम लेवल पे कहा जाएगा कि फ्री सेक्स, ये हमेशा अराजकता फैलाएंगे। यहाँ पे जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात बहुत वो होती है कि सारी समस्याएं इस वजह से क्योंकि अव्यवस्था है। जिस दिन व्यवस्था होती है तब कुछ परेशानी नहीं होती है। और व्यवस्था, जैसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय जो परंपरा है उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की गई है। तो धर्म युक्त अर्थ महत्वपूर्ण है, धर्मयुक्त काम भी महत्वपूर्ण है, और धर्मयुक्त मोक्ष भी महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें भी कमियां होंगी, जब हम 2 पाथ चुनते हैं तो इसमें कमी होंगी, लेकिन कमी का परसेंटेज कितना है वो कम है। तो जब महर्षियों ने या किसी ने बहुत सोच समझ के परंपरा जो चीज़ें कही हैं ना, उसको जो अच्छी हैं उनको हमें आगे लेके चलना चाहिए, जो नहीं है नहीं लेके चलना चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट के बिना किसी की बात नहीं करनी चाहिए। बाकी इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कितने जागरूक हैं। ऑफ कोर्स रविशंकर सर बहुत मतलब सम्मानीय, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। साथ में ओशो को जब तक मैं उनके पूरे डिस्कोर्सेस नहीं सुन लेती हूँ, मैं नहीं समझती कि मैं ओशो को रत्ती भर भी समझती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत समझा गया है
धन्यवाद। बाकी और वीडियोज़ मैं लेके आऊँगी अपनी